हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एटम के अंदर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस को सामने लाया गया। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये माना कि किस तरीके से एटम के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट के सामने बहुत ही बेसिक या आप बोल सकते हो कि कॉमन ऑब्जर्वेशंस आए उनके सामने कि अगर हमने क्या किया है, नॉर्मली हमने प्लास्टिक का कोम लिया है और उसको हम पेपर के पीसेस के ऊपर डाल रहे हैं या रख रहे हैं, तो कोई आप बोल सकते हो कि कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, प्लास्टिक के कोम को 20 सेकेंड के लिए, एटलीस्ट 20 सेकेंड के लिए आपने अपने बालों पर रब किया, फ्रिक्शन हुआ, और जब आप इस प्लास्टिक के कोम को उन्हीं पेपर के पीसेस के पास लेकर के गए तो क्या हुआ, पेपर के पीसेस उचकने लगे और प्लास्टिक के कोम के ऊपर जाकर के चिपक गए। अब ये चीज़ साइंटिस्ट को बहुत ही उनके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी तो हमने प्लास्टिक का कोम ही लिया था, जब हमने उसको बिना अपने बालों में रब किए पेपर के पीसेस के पास लेकर के आए तो किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन जब बालों से रब किया तो अट्रैक्शन हो गया पेपर के पीसेस और प्लास्टिक कोम के बीच में। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने दिमाग लगाया कि यार यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट तो देखने को मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्जेस का कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। भाई मैं बात कर रही हूँ 1895 के पहले की बात। 1895 तक मैं मानती हूँ कि एटम के अंदर क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता था। इनफैक्ट लोग तो जो डॉल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी उसी को सही मानते थे कि एटम जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एटम इंडिविजिबल है, एटम को आप डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। तो लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ऐसी कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। वो तो जो डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में लिखा था पोस्टुलेट, उसी को सही मान के बैठे हुए थे। लेकिन उस समय तक 1895 तक हम बोल सकते हैं कि चार्जेस का जो कंसेप्ट था ना वो सबको पता था कि चार्जेस होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे, नेगेटिव चार्ज रिपल करेंगे। लेकिन अगर हम ऑपोजिट चार्जेस को लेकर के आए, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक चीजें सभी को पता थी 1895 तक। अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने अपनी थोड़ी बुद्धि लगाई, उनको समझ में आया कि हो ना हो ये पेपर के पीसेस या और प्लास्टिक कोम के बीच में क्या हो रहा है, एक तरह का जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है, वो डेफिनेटली किसके कारण हो रहा है, इन चार्जेस के कारण ही हो रहा है। क्योंकि मैग्नेटिज्म का तो कंसेप्ट लग नहीं सकता, तो हो सकता है कि चार्जेस का ही कंसेप्ट लग रहा हो। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जो हमारा प्लास्टिक का कोम है ना वो क्या है, एक चार्ज्ड बॉडी है। और इस चार्ज बॉडी ने क्या किया, एक अनचार्ज्ड बॉडी को यानी कि पेपर के पीसेस को सबसे पहले उनमें एक ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कराया और फिर ऑपोजिट चार्जेस ने क्या किया, आपस में अट्रैक्शन शो किया। यानी कि इनिशियली हमारा जो प्लास्टिक कोम था वो एक न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन हमने जैसे ही उसको बालों में रब किया, फ्रिक्शन हुआ जिसके कारण प्लास्टिक का कोम क्या बन गया, एक चार्ज बॉडी बन गई। इस चार्ज बॉडी ने क्या किया, जैसे ही हम इस प्लास्टिक के कोम को, चार्ज प्लास्टिक के कोम को पेपर के पीसेस के पास लेकर के आए, पेपर के पीसेस पे ऑपोजिट चार्ज आ गया, इंड्यूस हो गया और फिर दोनों ही ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर गए, जिसके कारण पेपर क्या हो गया, अट्रैक्ट होकर के प्लास्टिक के कोम के पास पहुंच गया। तो सवाल ये आया कि आखिर प्लास्टिक का कोम चार्ज्ड बॉडी बना ही कैसे। ये टेंडेंसी तो हमें पता थी, साइंटिस्ट को पता थी कि चार्ज बॉडी क्या करती है, अनचार्ज बॉडी के ऊपर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करा करके उसे अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन आखिर प्लास्टिक का कोम चार्ज्ड बॉडी बना कैसे। भाई प्लास्टिक का कोम क्या है, एक मैटर है, मैटर के पास क्या होता है, एटम्स होता है। तो ये हो ना हो एटम्स के कारण ही प्लास्टिक कोम के ऊपर क्या आ रहा है, एक चार्ज आ रहा है, जिसके कारण वो एक चार्ज्ड बॉडी कहला रही है। तो हो ना हो एटम्स के पास कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई पार्टिकल्स तो हैं जिनके ऊपर क्या है, चार्ज है, जो कि अपने ऊपर चार्ज कैरी करते हैं। ऐसे पार्टिकल्स हैं एटम्स के पास, जिसके कारण एटम क्या कर रहा है, मैटर को एक चार्ज्ड बॉडी बना रहा है, प्लास्टिक कोम को एक चार्ज बॉडी बना रहा है। तो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट
बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित हो गया। 90 सालों से जो हम मानते आ रहे थे चीजें वो गलत हो गई। उन्होंने बोला था कि एटम डिविजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी के कंसेप्ट ने प्रूव कर दिया कि नहीं नहीं, एटम के पास कोई पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर कुछ है जो कि चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चार्ज पार्टिकल है। तो भाई एटम के अंदर अगर कोई चीज होगी तो एटम से तो छोटी ही होगी ना, यानी कि एटम क्या है, डिविजिबल हैं, उनके अंदर कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई पार्टिकल है, भले एक टाइप के हो, 2 टाइप के हो, 3 टाइप के हो, नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन करी थी। अब क्या हुआ कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन था। कई सारे साइंटिस्ट, एक नहीं दो नहीं, कई सारे साइंटिस्ट जो है ना लगातार कोशिश कर रहे थे कि यार कहीं ना कहीं से कैसे तो भी पता चल जाए कि एटम के अंदर आखिर है क्या। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो लगातार कई सारे एक्सपेरिमेंट होते गए और फाइनली एक एक्सपेरिमेंट निकल करके आया जिसने ये सक्सेसफुली प्रूव किया कि भाई एटम के अंदर कुछ हो ना हो, एक टाइप का पार्टिकल तो प्रेजेंट होता ही है, और उस एक टाइप के चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यानी कि इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जिसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके हमारे सामने प्रेजेंट किया। कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ये मैं आपको बताऊंगी आज के इस सेशन में। तो सेशन का टारगेट सेट हो चुका है, तो चलिए फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ा रही हूँ वो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है भाई, नाम भी तो पता होना चाहिए ना हमें एक्सपेरिमेंट का। इसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है भाई एक्सपेरिमेंट का, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब एक बात है यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली, गौर करने वाली, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, कभी भी किसी एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। क्या आपने सोचा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसने जो है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, तो ये एक्सपेरिमेंट केवल एक ही साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया होगा? ऐसा नहीं है, कई सारे साइंटिस्ट आते हैं। जैसे कि फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एटम की डिस्कवरी या उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी में। लेकिन क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट जो है ना किसी एक साइंटिस्ट के नाम पे फेमस हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो हम अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कई सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से आया है सामने, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। क्या नाम था भाई उनका, जे थॉमसन, जिनके नाम पे ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेमस हो गया। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि जे थॉमसन थे। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, उनके एक्सपेरिमेंट का नाम, तो उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी इन्होंने, जे थॉमसन ने, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको सेटअप बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें उन्होंने यूज करी थी अपने एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे आपको एक लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही होगी, है ना, ये ट्यूबलाइट जैसी लग रही है। तो इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं भाई, इस ट्यूब को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे, हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ये एक ट्यूबलाइट जैसी दिख रही है, किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है ट्रांसपेरेंट ग्लास की। किसकी बनी होती है भाई, ट्रांसपेरेंट ग्लास की बनी होती है। यू नो उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं 1897 की हम बात कर रहे हैं, 1897 की हम बात कर रहे हैं, तो 1897 के टाइम पे क्या होता था ना, ये इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब बहुत ही ज़्यादा फेमस थी साइंटिस्ट के बीच में। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ही क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे अपने होता है ना कि एक टाइम पे किसी एक तरीके का टॉय बहुत फेमस हो जाता है, जैसे कुछ सालों पहले बेब्लेड बहुत फेमस हो गया था, कुछ टाइम पहले हम बोलते हैं कि पोकीमॉन के कार्ड्स बहुत फेमस हो गए थे, WWE वाले कार्ड्स बहुत फेमस हो गए थे। तो उस समय 1897 के टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये बड़ी फेमस हो गई थी। कुछ नहीं है, बस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब होती है, आप इसको ट्यूबलाइट जैसी मान सकते हो। फिर क्या हुआ,
इस ट्यूबलाइट सॉरी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स में क्या हुआ, एक एक मेटल की प्लेट्स लगा दी। आपको दिख रहा होगा ये पूरी क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों ही एंड्स पे आपको ये ब्लैक ब्लैक कलर की दो प्लेट्स दिख रही हैं। ये दोनों प्लेट्स किसकी थी भाई, मेटल की प्लेट्स थी। इन मेटल की प्लेट्स को क्या किया गया, वायर से कनेक्ट किया गया और कनेक्ट करने के बाद में क्या लगा दी, इनमें एक बैटरी लगा दी। और ये जो बैटरी थी ना, ये छोटी सी बैटरी नहीं थी, छोटा सा सेल नहीं था जो हमारे रिमोट कंट्रोल्स में लगता है। ये बहुत बड़ी बैटरी थी जो कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करती थी, काफी ज्यादा वोल्टेज। तो क्या बोला हमने कि एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। मैं आपको बता रही हूं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो जे थॉमसन थे, उन्होंने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, पूरा अपैरेटस क्या था, सेटअप क्या था उनके एक्सपेरिमेंट का। तो एक बड़ी सी डिस्चार्ज ट्यूब थी। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों ही एंड में एक एक मेटल प्लेट लगा दी गई थी और इस दोनों ही मेटल प्लेट्स को सिंपल जो नॉर्मल वायर होता है उस वायर के थ्रू कनेक्ट किया और नीचे क्या लगा दिया, यहाँ पे एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगा दी। ठीक है, और फिर इसके बाद में दोनों ही तरफ, मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो मेटल की प्लेट्स थी ना, उन मेटल प्लेट्स को सील कर दिया गया। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि मेटल प्लेट्स को अटैच किया गया था भाई, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या थी, मेटल की प्लेट्स थी और इन मेटल प्लेट्स को सील किया गया था। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपको, जैसे कि आप किसी चीज के अंदर, एक ट्यूब के अंदर एक मेटल की प्लेट डाल रहे हो, तो जहां से आप डालोगे वहां पे गैप तो बन जाएगा ना, तो उस गैप को सील कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, इसके अंदर क्या आनी थी, इसके अंदर आप बोल सकते हो कि हवा या फिर हम बोलते हैं कि गैस आनी थी। तो गैस कहीं इन जगहों से, जहां से हम बोल रहे हैं कि ट्यूब के अंदर मेटल प्लेट्स आ रही हैं, वायर आ रहे हैं, उन पर्टिकुलर एंट्रेंस पॉइंट से गैस या हवा लीक ना हो जाए, बाहर ना हो जाए, इसके लिए मेटल प्लेट्स जो है ग्लास ट्यूब में सील कर दी गई। आप समझ रहे हो इस चीज को? किताबों में कई बार दिया रहता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये सील वर्ड का क्या मतलब है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में दो दो मेटल प्लेट्स लगा दी गई थी, एक एंड पे एक, दूसरे एंड पे दूसरी, दोनों ही मेटल प्लेट्स को वायर के थ्रू किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक हाई वोल्टेज जनरेटर बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और आप बोल सकते हो कि ग्लास ट्यूब में जो मेटल की प्लेट्स थी उनके साथ वो सील कर दी। मतलब क्या कि जहां से मेटल प्लेट्स ट्यूब के अंदर आ रही थी, उन एंट्री के पॉइंट्स को सील कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी ग्लास ट्यूब के अंदर हवा या गैस भरी जानी थी, तो एंट्री पॉइंट से कहीं हवा या गैस निकल ना जाए, प्रेशर गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए दोनों ही एंड्स को सील कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद में बीच में आपको ये भी दिख रहा होगा एक तरीके का वॉल्व। ये क्या था भाई? ये एक वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप से हम करने क्या वाले थे? जे थॉमसन ने क्या किया था? हमने नहीं, इस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी हवा या गैस भरी थी ना, उस गैस को समय समय पे वो क्या कर रहे थे, टाइम टू टाइम रिलीज कर रहे थे। मतलब वैक्यूम पंप को खोल दिया तो ट्यूब के अंदर जो गैस है, जो एयर है, उसको वो बाहर निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर चेंज करना चाह रहे थे। ठीक है, जे थॉमसन ने जो वैक्यूम पंप लगाया था डिस्चार्ज ट्यूब में, सोच समझ के लगाया था। वो क्या करना चाहते थे? वो बेसिकली इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस या एयर के प्रेशर को चेंज कर करके देखना चाह रहे थे कि अलग अलग प्रेशर पे आखिर इस ट्यूब में चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ पे अपैरेटस तो समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में बेसिकली हवा या गैस भरी जानी थी। तो एक काम करते हैं, चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पे गैस ही फिल कर देते हैं। कौन सी गैस लेंगे? सबसे पहली वाली गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं। हाइड्रोजन गैस हमें पता है किसकी बनी होती है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं? 2 एटम्स होते हैं, सबको पता है। तो ये लो, ये हमने बना दिए क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई थी? हाइड्रोजन की गैस भरी हुई थी। ऐसा नहीं कि आपको हाइड्रोजन की गैस लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है बस। ठीक है, हाइड्रोजन की गैस के पास क्या होंगे? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो ये H क्या बनाया मैंने? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही हमने नहीं, जे थॉमसन ने जैसे ही एक्सपेरिमेंट अपना किया तो बैटरी कनेक्ट कर दी गई। हाँ, एक चीज और है, जो मेटल की प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है,
उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं कैथोड। और वो वाली मेटल प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। इसको हमेशा ध्यान रखना। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बताया ना मैंने, दोनों ही मेटल प्लेट्स को हमने वायर के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो वो वाली मेटल प्लेट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी उसको हमने नाम दिया कैथोड, और वो वाली मेटल प्लेट जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड थी उसको हमने क्या नाम दिया, एनोड नाम दिया। ठीक है, अब खुद ही सोचो कि ये जो कैथोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि कैथोड क्या है, कैथोड हम बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है ना। क्यों? क्योंकि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, यानी कि कैथोड के ऊपर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा, इसीलिए हम इसको नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट बोल रहे हैं। तो अगर कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट है तो बताओ जरा एनोड क्या हो सकता है। एनोड हम बोल रहे हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इसका मतलब क्या है कि एनोड के ऊपर क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए एनोड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट कहते हैं। इसको ध्यान रखना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर बाद हमें इस चीज का सिग्निफिकेंस समझ में आने लगेगा कि मैम क्यों इतना एनोड और कैथोड पे फोकस कर रही हैं। तो कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जरा दिमाग लगाओ कि अगर मैंने कैथोड लिया हुआ है तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर के कौन आने वाला है, कैथोड खुद कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके पास अट्रैक्ट होकर के कौन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, है ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर मैंने एनोड की बात करी तो एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो उसके पास अट्रैक्ट होकर के कौन आने वाले हैं, उनके पास अट्रैक्ट होकर के आएंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, तो एनोड के पास अट्रैक्ट होकर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या हुआ, चलो अब तो बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई होगी। बेसिकली साइंटिस्ट करना क्या चाह रहे थे, साइंटिस्ट जो है ना इस डिस्चार्ज ट्यूब में करंट फ्लो करवाना चाह रहे थे। समझे? जब आप क्लास 10th में जाओगे ना तो इस चीज को आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से किसी भी कंडक्टर में, हम बोलते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो आखिर वो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है ये तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। 10th में आप पढ़ोगे कि भाई जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हो तो भाई बैटरी पता है क्या करती है, एक पोटेंशियल बना देती है। तो कंडक्टर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं हाई टू लो पोटेंशियल, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट प्रोड्यूस होता है तो ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। तो साइंटिस्ट इधर पे कर क्या रहे थे, ये तो बहुत बात की बात है यार, 10th में पढ़ोगे। हम अपनी केमिस्ट्री पे वापस आते हैं। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में साइंटिस्ट क्या करना चाह रहे थे, साइंटिस्ट जो है करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे। ठीक है, अब किस बेसिकली उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया, एक तो प्रेशर लिया उन्होंने और दूसरा उन्होंने क्या लिया, वोल्टेज लिया। तो वोल्टेज कितना था भाई, काफी हाई वोल्टेज था। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट का उन्होंने पोटेंशियल लिया था। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर यहाँ पे हम बोलते हैं कितना लिया था, 1 mmHg। mmHg मतलब क्या होता है, ये प्रेशर की एक यूनिट होती है। हमारे अराउंड कितना प्रेशर देखने को मिलता है, हमारे अराउंड हम बोलते हैं कि हमें 760 mmHg प्रेशर होता है हमारे अराउंड। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में कितना प्रेशर लिया गया था हाइड्रोजन गैस का, देखो खुद कितना कम लिया है, 1 mmHg लिया है। अब इस 1 mmHg प्रेशर और 10,000 वोल्ट पोटेंशियल पे क्या करा गया, करंट फ्लो करवाया गया। तो साइंटिस्ट को ऐसा सच कोई मतलब मजे की बात, कोई मजेदार ऑब्जर्वेशन उन्हें देखने को नहीं मिला। अब क्या किया उन्होंने, अब थोड़ा सा इस वैक्यूम पंप को खोला, एयर बाहर निकाली, हवा बाहर निकाली, गैस बाहर निकाली और बंद कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। पता है कितना हो गया प्रेशर, प्रेशर अब हम बोलते हैं
10⁻³ mm ऑफ Hg। कितना हो गया? 10⁻³ mm ऑफ Hg। हमारे अराउंड प्रेशर कितना होता है? 760 mm Hg। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कितना लिया गया? जरा सोचो, 10⁻³ यानी कि 1/1000 mm Hg प्रेशर लिया गया। किसका? हाइड्रोजन गैस का। अब इतने प्रेशर पे हुआ क्या? एक रे दिखी जे थॉमसन को, साइंटिस्ट को क्या हुआ? एक रे जाती हुई दिखी। रे कहां से कहां तक जा रही थी भाई? रे हम बोलते हैं कि कैथोड से निकल करके एनोड पर जा रही थी, इतने हाई प्रेशर पे और इतने हाई वोल्टेज पे। लेकिन एक बात बताऊं, इस रे की एक खास बात थी। इस रे के लिए हम बोलते हैं कि ये रे कैसी थी? इनविजिबल थी। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या मजाक चल रहा है, अगर ये रे इनविजिबल है तो जे थॉमसन को या बाकी किसी साइंटिस्ट को दिख कैसे गई? भाई विजिबल चीजें तो दिखेंगी ना। आप बोल रहे हो कि एक रे निकली कैथोड से एनोड, लेकिन आप ये भी बोल रहे हो कि ये रे कैसी थी? इनविजिबल थी। तो दिख कैसे गई? दिख ऐसे गई कि यहाँ पे ना, ये जो आपने एनोड लिया हुआ था ना साइंटिस्ट ने, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड के पीछे एक फ्लोरोसेंट कोटिंग करी गई थी। ठीक है, मैं ग्रीन से ही बता देती हूं। एक फ्लोरोसेंट कोटिंग करी गई थी। पता है किसकी? जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की एक फ्लोरोसेंट कोटिंग करी गई थी। और ये पता है कोटिंग क्या होती है? जैसे ही इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल हिट करता है, स्ट्राइक करता है, ये ग्लो करने लगती है। कैसे ग्लो करने लगती है? तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रीनिश येलो कलर में ग्लो करने लगती है। इसीलिए मैंने वहां पे ग्रीन कलर से उसको डिनोट किया है। तो हुआ क्या? साइंटिस्ट क्या करवाना चाह रहे थे? साइंटिस्ट जो है इस डिस्चार्ज ट्यूब में करंट फ्लो करवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? पहले तो 1 mm Hg प्रेशर लिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनको मजेदार कोई रिजल्ट निकला नहीं। उन्होंने क्या किया? वोल्टेज बहुत स्ट्रांग ले लिया और प्रेशर को कितना कम कर दिया? हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में 10⁻³ mm Hg कर दिया। इतने प्रेशर, इतने हाई प्रेशर और इतने हाई वोल्टेज पे क्या उनको ऑब्जर्व हुआ? एक रे निकल के आई कैथोड से एनोड तक। ये रे कैसी थी? इनविजिबल थी। तो सवाल यह है कि दिख कैसे गई अगर इनविजिबल थी? तो भाई जिंक सल्फाइड की पीछे एक कोटिंग करी गई थी एनोड के पीछे, और जैसे ही इतने हाई टेम्परेचर प्रेशर और वोल्टेज आया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी ये ग्लो करने लगी, ग्रीनिश ग्लो करने लगी। क्यों ग्लो करने लगी? बताया है मैंने आपको अभी अभी। ये जो जिंक सल्फाइड की लेयर होती है ये ग्लो कब करती है? जब इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हो ना हो इतने हाई प्रेशर और इतने हाई वोल्टेज पर क्या हो रहा था? कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल आ रहे थे और जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे स्ट्राइक कर रहे थे, जिसके कारण जिंक सल्फाइड की कोटिंग लेयर ग्लो कर रही थी। तो खुद दिमाग लगाओ। अब वही वाली बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसकी तरफ आने वाले चार्जेस कैसे होंगे? ऑपोजिट चार्जेस वाले होंगे, यानी कि नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की लेयर लगाई गई थी, जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि चार्जेस स्ट्राइक कर रहे थे, वो चार्जेस डेफिनेटली कौन होंगे भाई? वो चार्जेस, आपका जवाब होने चाहिए नेगेटिवली चार्ज्ड, या आप बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई? नेगेटिव चार्जेस होने चाहिए, तभी तो एनोड तक आ रहे हैं ना। अगर पॉजिटिव चार्जेस होते तो एनोड भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्जेस उसके पास आ सकते हैं क्या? दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं हो जाएगा? तो अगर हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज एनोड के ऊपर कोई चार्ज आ रहे हैं, तो वो जाहिर है कौन होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे। सवाल ये है कि इस जिंक सल्फाइड की लेयर के आगे तो एनोड रखा हुआ था, तो आखिर ये नेगेटिव चार्जेस जिंक सल्फाइड की लेयर तक पहुंच कैसे गए? तो जवाब ये है कि इन नेगेटिव चार्जेस ने क्या कर लिया? एनोड को पेनिट्रेट कर लिया, उनके अंदर घुस गए, और घुसते ही कहां तक पहुंच गए? जिंक सल्फाइड तक पहुंचे और उसको ग्लो करा दिया। तो कंक्लूजन क्या निकाला साइंटिस्ट ने कि भाई जैसे ही इतने हाई प्रेशर पे और इतने हाई वोल्टेज पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्जेस आए, और ये नेगेटिव चार्जेस
ने आकर के एनोड को पेनिट्रेट किया और जाकर के जिंक सल्फाइड पे अटैक कर दिया और उसको ग्लो करा दिया। सवाल यह था कि आखिर ये नेगेटिव चार्जेस आए कहां से हैं? तो खुद ही से देखो कि इस एनोड के पास साइंटिस्ट को उस समय देखा क्या, इस एनोड के सामने साइंटिस्ट को कैथोड देखा, तो उन्होंने बोला कि पता है क्या हो रहा है, एक्चुअली कैथोड रेज आ रही हैं। कैथोड से क्या हो रहा है, कैथोड से हम बोलते हैं कि कैथोड रेज आ रही हैं और ये कैथोड के पास ही क्या है, कैथोड के पास हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज एनोड पे आ रहा है और उसको पेनिट्रेट करके जिंक सल्फाइड को ग्लो करवा रहा है। गलती नहीं थी उस समय साइंटिस्ट की, उन्हें तो क्या दिख रहा था इस डिस्चार्ज ट्यूब में कि भाई एनोड के पास, एनोड के पीछे कुछ ग्लो हो रहा है। क्यों ग्लो हो रहा है? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आए हैं। ऑपोजिट चार्ज कहां से आएंगे भाई? तो एनोड के सामने कैथोड है और उन्होंने इस बात को क्यों बोला? क्योंकि उनकी बात में कुछ दम थी, कुछ लॉजिक था। कैसे? हम बोल रहे हैं कि एनोड तक नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, एनोड के सामने है क्या? कैथोड है। तो इसका मतलब क्या है कि कैथोड से कुछ आ रहा है जिसके पास है नेगेटिव चार्जेस। कैथोड के से क्या निकल रही हैं? कुछ रेज निकल रही हैं, उन रेज के पास है नेगेटिव चार्जेस। आखिर कैथोड का नाम क्यों लगाया? क्योंकि देखो बताया था ना मैंने आपको कि कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो कैथोड के पास नेगेटिव चार्जेस हैं और अगर उसके सामने खड़ा हुआ एनोड बोल रहा है कि मुझ तक नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कैथोड ही नेगेटिव चार्जेस को दे रहा है। अपने नेगेटिव चार्जेस को कैथोड क्या कर रहा है? सामने वाले एनोड को, जो कि खुद पॉजिटिवली चार्ज है, उसको दे रहा है। तो उस समय साइंटिस्ट की गलती नहीं थी, जो दिख रहा था उन्होंने वही बोल दिया और वही मान लिया कि कैथोड से क्या निकल रही हैं? कैथोड रेज निकल रही हैं और ये कैथोड रेज के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्जेस आकर के एनोड को स्ट्राइक करते हैं, अंदर जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और पीछे लगी हुई जिंक सल्फाइड की कोटिंग को, फ्लोरेसेंट कोटिंग को ग्लो करवा देते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि अरे यार, ये जो हम कैथोड रेज बोल रहे थे ना, ये कैथोड रेज नहीं है एक्चुअली हम बोल रहे हैं इन कैथोड रेज का नाम होता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम होता है भाई इन कैथोड रेज का? इलेक्ट्रॉन्स नाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कैथोड रेज नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं जो कि एनोड के ऊपर आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, पेनिट्रेट करते हुए जिंक सल्फाइड की कोटिंग को ग्लो करवा देते हैं। समझे? तो इस तरीके से जे थॉमसन ने और उनके कंपेनियन साइंटिस्ट ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। क्या उनका पूरा अपैरेटस था? ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर जो है हवा भी, शुरू में तो हम बोलते हैं कि एयर ही ली गई थी और आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि उसमें गैस भी आप ले सकते हो, तो हाइड्रोजन गैस हमने ले ली एग्जाम्पल के लिए। साइंटिस्ट करवाना क्या चाह रहे थे बेसिकली? वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने दो चीजों पे फोकस किया, एक तो प्रेशर और एक वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए उन्होंने बैटरी लगा रखी थी। कितना वोल्टेज था? 10,000 वोल्ट के करीब वोल्टेज था। और प्रेशर सबसे पहले उन्होंने 1 mmHg रखा था हाइड्रोजन गैस का, लेकिन 1 mmHg पे ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए उन्होंने प्रेशर कितना कम कर दिया? 10⁻³ mmHg कर दिया। इतने हाई प्रेशर और इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ? साइंटिस्ट को कुछ कैथोड रेज निकलती हुई दिखी। इनविजिबल रेज थी, दिख कैसे गई? क्योंकि भाई एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की लेयर ग्लो कर गई, कोटिंग ग्लो कर गई। वो ग्लो कब करती है? जब उसके ऊपर चार्ज हिट करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि हो ना हो चार्जेस तो आ रहे हैं। चार्जेस कैसे होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो चार्जेस आ कहाँ रहे हैं? एनोड पे आ रहे हैं। एनोड कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो जाहिर है ऑपोजिट चार्जेस ही तो आएंगे ना। तो नेगेटिव चार्जेस आकर के एनोड पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग को हिट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको ग्लो करवा रहे हैं। लेकिन अब ये आया कहाँ से रहे हैं? तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई एनोड के सामने तो कैथोड ही है, वो खुद कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। तो होना हो कैथोड से क्या आ रही है? कुछ रेज आ रही हैं। इन रेज, ये रेज के पास क्या है? नेगेटिव चार्जेस हैं और यही चार्जेस जो है जिंक सल्फाइड को ग्लो करा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये कैथोड रेज कुछ नहीं है,
ये तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कि आकर के जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको ग्लो करवा रहे हैं। तो जो कि शुरू में कैथोड रे बोला गया कि कैथोड रे आकर के जिंक सल्फाइड को जो है ग्लो करवा रही है, एनोड तक आ रही है कैथोड से, इसी कैथोड रे के कारण एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इनिशियली साइंटिस्ट को लगा कि भाई कैथोड से क्या हो रहा है, कैथोड रेज आ रही हैं जो कि एनोड पे स्ट्राइक करती हैं, कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और यही नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, एनोड को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके जिंक सल्फाइड की कोटिंग को ग्लो करवा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई कैथोड रेज तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे थे? तो ये जो हमने हाइड्रोजन गैस ली है ना, इन्हीं हाइड्रोजन गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे थे। कैसे भाई? साइंटिस्ट करना क्या चाह रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो करंट को फ्लो करवाना चाह रहे थे। कैसे? हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, हाइड्रोजन गैस के क्या होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो साइंटिस्ट चाह क्या रहे थे कि जैसे ही वोल्टेज सप्लाई हो तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या करें, बम्बार्ड करें और कोलिजन हो और वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करवाएं, फ्लो करवाएं। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली कि ये जो हाइड्रोजन के एटम्स थे ना, इन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था, स्टार्टिंग में बताया था कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे कि अगर हम बोलते हैं कि कोई जैसे कॉपर है, कॉपर जो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स जो होती हैं वो कॉपर की ही बनी होती हैं। तो कॉपर के लिए हम बोलते हैं कि एक अच्छा कंडक्टर है। क्यों अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे हो पाता है? अगर हम बोल रहे हैं कि कॉपर वायर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो कैसे हो रहा है? कॉपर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हम बोलते हैं कि कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के क्या थे, हाइड्रोजन एटम्स थे, इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि वोल्टेज सप्लाई किया गया, हाइड्रोजन के जो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो आपस में क्या होने लगे, टकराने लगे। इस टकराने के कारण हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो उचक के आ गए बाहर और यही इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर नेगेटिव चार्जेस लिए रहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, एनोड के पास पहुंच गए। तो हमें ऐसा लगा, साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि कैथोड से कुछ निकल के आ रहा है, जबकि वो कैथोड नहीं, वो तो हाइड्रोजन के एटम्स थे। इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे थे, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स निकल के आ रहे थे। भाई इलेक्ट्रॉन्स है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल्स कहां से आए थे? ये पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं कि एटम से आए थे और अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लिए रहते हैं। बस सवाल ये है कि एटम से इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल करके क्यों आए? इसका भी लॉजिक मैं आपको देती हूं। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बोला था कि हम जब क्या करते हैं, जैसे कि हमने बलून और वॉल का एग्जाम्पल लिया था कि बलून को हम क्या करते हैं, अपने बालों पे रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है और उसके कारण हम बोलते हैं कि हमारे बालों में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, बलून के पास भी प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे बालों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? बलून में चले जाते हैं। बलून नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज बलून जब हम वॉल के पास लेकर के जाते हैं तो वॉल के जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बलून जाकर के चिपक जाता है वॉल के ऊपर। तो सवाल ये है, आखिर मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों गए? प्रोटॉन्स भी तो थे, प्रोटॉन्स भी तो जा सकते थे, इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों गए? यहां पे भी हाइड्रोजन एटम में माना कि हम बोल सकते हैं कि अभी हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, न्यूक्लियस होगा, सब होगा। लेकिन 1897 में इस एक्सपेरिमेंट के दौरान तो नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। सवाल मेरा यह है कि इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकल करके क्यों आए, प्रोटॉन्स क्यों नहीं बाहर निकल के आए? इसका रीजन ये है कि अगर, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया है, अगर मैं एक एटम के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूं, इधर पे ड्रॉ कर देती हूं मैं,
अगर मैं एक एटम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे क्या होते हैं, एनर्जी शेल्स होते हैं, और इन्हीं एनर्जी शेल्स में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये एक क्या करता है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। जैसे कि अर्थ है, हमारी अर्थ हम सभी चीजों पे, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, सभी चीजों पे क्या करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है अर्थ, जिसके कारण सभी चीजें अर्थ पर प्रेजेंट हैं, है ना, उड़ती हुई हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम पे किसी टाइम पे अर्थ अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स लगाना बंद कर दे तो हम तो बस उड़ते ही जाएंगे। सिमिलरली एक तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स इसी तरीके का न्यूक्लियस भी कहां लगाता है, अपने अराउंड जो एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें लगाता है। लेकिन ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। कैसे समझें इस बात को, जैसे हम अभी खड़े हैं अर्थ पे, जैसे जैसे हम अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंचेंगे, धीरे धीरे हम पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ हम पे लगाता है वो कम होता जाएगा। तभी तो जैसे हम अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर निकलते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में हमको ग्रेविटी नहीं फील होती, हम नहीं वापस नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ से आपका डिस्टेंस बढ़ता गया, अर्थ के एटमॉस्फेयर से आप बाहर निकले, स्पेस में पहुंचे, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो निल हो गया। इसलिए तो हम स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उड़ते रहते हैं ना, नीचे नहीं गिर जाते हैं अर्थ पे दोबारा आकर के। तो सिमिलरली न्यूक्लियस भी क्या करता है, अपने अराउंड एनर्जी शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, इस अट्रैक्टिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। तो आप दिमाग लगा सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल, जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, उस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे दूर है ना। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, अट्रैक्शन का फोर्स कम होता जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास, उनके ऊपर सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो पता है क्या, वो सबसे ज्यादा उछल के एटम के बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे ही वोल्टेज सेट किया गया, हाइड्रोजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बम्बार्डमेंट हुई, कोलिजन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, जिसके कारण आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज तो बड़ा कम था, तो वो उचक के कहाँ आ गए, एटम के बाहर आ गए। और ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर निकल के आए, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने सामने कौन दिखा, एनोड दिखा, जो कि कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो भाई नेगेटिव चार्ज को चाहिए क्या, पॉजिटिव चार्ज ही तो चाहिए ना। तो तुरंत हम बोलते हैं कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, एनोड के पास, पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास। तो आपको समझ में आया कि क्यों हम इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे बोल रहे हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी ही क्यों हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि वोल्टेज अप्लाई करने पर सबसे पहले अगर एटम से कोई निकल के आ सकता है तो वो है कौन, इलेक्ट्रॉन। भाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, वो इतने आसानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सबसे आसानी से कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट शेल में होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और एक बार एटम के बाहर निकल आया, फिर तो क्या है, एनोड दिख ही रहा है, जाकर के उससे चिपक जाएगा, पेनिट्रेट कर गए और जिंक जो सल्फाइड है उसकी कोटिंग को ग्लो करवा दिया। तो इस तरीके से साइंटिस्ट को बाद में रियलाइज हुआ कि अरे नहीं नहीं, कैथोड रे कुछ नहीं होता है। एटम जो हमने हाइड्रोजन गैस ली थी, उनके एटम्स थे, उन एटम्स के अंदर से कुछ पार्टिकल निकल के आए। ये पार्टिकल नेगेटिव चार्जेस वाले थे, क्योंकि तभी तो जाकर के ये एनोड पे चिपके। तो इन पार्टिकल्स को फिर बाद में क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। आई होप ये वाला एक्सपेरिमेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, किस तरीके से जे थॉमसन और उनके बाकी को साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आई होप सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कवरी करने वाले हैं एक और नए सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिसका नाम है प्रोटॉन।
कैसे? तो आप खुद सोचो, एटम यूजुअली कैसा होता है? जनरली न्यूट्रल होता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने हमको बताया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। न्यूट्रल करने के लिए चाहिए क्या? न्यूट्रल करने के लिए ऑपोजिट चार्ज चाहिए है, यानी कि एटम अगर न्यूट्रल है और अगर उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी तो होंगे ना। ये साइंटिस्ट को समझ में आया कि हाँ भाई सही बात है, अगर एटम्स न्यूट्रल होते हैं और उनके अगर अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो अगर वो न्यूट्रल है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्जेस को कंपनसेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी तो होंगे। तो वहां पे कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिए होंगे। इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं, नेगेटिव तो है ही, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। तो फिर कैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अब हम कब मिलेंगे? अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर